वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो लास्ट पर आपका चल रहा था जो टॉपिक मेरे पास मैं छोड़ के आया था, उसका नाम था इंडक्टिव इफेक्ट। और मैंने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल बता दिया था, कौन कौन से ग्रुप मेरे पास माइनस आई के थे, कौन कौन से मेरे पास प्लस आई के थे। मैंने आपको ऑर्डर सहित लिखवा दिया था। अब मेरे को पढ़ना है पहले एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, मगर उसके पहले मैं एक पॉइंट का डिटेल ज़रा और बता दूं। अगर आपको एप्लीकेशन अप्लाई करना है इंडक्टिव इफेक्ट को, क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है, जो मेन आपका टारगेट है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आपका मेन टारगेट ये नहीं होता कि आप सिलेबस करके बैठ गए मगर आप क्वेश्चन एक भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, सॉल्व टिक्स तो आपने पढ़ ली मगर क्वेश्चन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, केवल वही जो आपके पास रिपीटेड क्वेश्चन पे आपने अप्लाई कर दिया। तो मेरे पास है रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एस करेक्टर एंड आई इफेक्ट। तो मेरे पास क्या है कि जिस एटम का इंडक्टिव इफेक्ट मेरे को देखना है, मैं वहाँ पर करूँगा क्या कि परसेंटेज एस करेक्टर उस एटम का मैं देख लूँगा और उसके साथ इंडक्टिव इफेक्ट का बहुत गहरा नाता है। वो क्या है मैं बता दूँ। यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर मेरे पास कोई एटम ए है, ठीक, अगर मेरे पास कोई एटम ए है और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो मेरे पास sp है, ठीक है। मैंने मान लिया मेरे पास कोई एटम ए था, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है। क्योंकि यहाँ s और p इक्वल अमाउंट में है तो यहाँ पर s का जो परसेंटेज है वो 50 आएगा और मेरे पास यहाँ पर जो p का परसेंटेज है वो भी भाई मेरा 50 आने वाला है, ठीक है ना। अब मेरे पास मान लो मेरे पास कोई एटम b है और इसका मैंने हाइब्रिडाइजेशन मान लिया sp2, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ b का जो हाइब्रिडाइजेशन है अगर ये sp2 हो गया है तो जाहिर सी बात है s का 2 टाइम्स आपका p है, तो लगभग s हम लोग मान लेंगे 33.3 मान लेते हैं और जो मेरे पास p है वो 66.6 मैंने यहाँ पर मान लिया, ठीक है ना। कुल मिला के थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, p का करेक्टर बढ़ गया, s का कहीं ना कहीं डिक्रीज हो गया, ठीक है। और अगर मेरे पास कोई एटम c है और इस पर मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और अगर कोई कह रहा है कि भाई मेरे पास, मैं अभी a b और c तीनों के इंडक्टिव इफेक्ट की चर्चा करूंगा कि तीनों का इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होगा, ठीक है। तो पहले आप बात डिटेल से सुने क्या कहा जा रहा है। अगर sp3 है तो s का जो p है वो 3 टाइम्स है, तो अगर s मेरे पास 25% होगा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर अगर मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो जो मेरे पास s का करेक्टर होगा वो 25% होगा और p उसका 3 टाइम्स है तो p मेरे पास 75% होगा। अब मैं बात करता हूँ कि भाई परसेंटेज s करेक्टर का इंडक्टिव इफेक्ट के साथ, बल्कि मैं यहाँ पर चाहूँ तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास परसेंटेज s करेक्टर है उसका इंडक्टिव इफेक्ट के साथ क्या रिलेशन है। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर एक रिलेशन देखा गया है कि माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज एस नेचर। मतलब कुल मिला के बड़ा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही इंपॉर्टेंट आजकल के जो फेमस क्वेश्चंस बन रहे हैं वो इसी बेसिस पे आपके बन जाते हैं, ठीक है। मतलब मेरे पास अगर कहीं पर परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है भाई, बात समझिएगा। अगर मेरे पास परसेंटेज एस करेक्टर किसी एटम का ज़्यादा है तो वहाँ का जो, पहली बात तो वहाँ प्लस आई इफेक्ट नहीं होता है, वहाँ पर जो होगा वो माइनस आई इफेक्ट ही होगा और मेरे पास माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। जैसे जैसे मेरे पास परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा, जैसे जैसे मेरे पास परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा, मतलब कुल मिला के देखिए अगर मेरे पास कोई एटम C है जो अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तो वहाँ का तो परसेंटेज एस करेक्टर काफ़ी कम है, 25% है। अगर मेरे पास कोई एटम B है जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो वहाँ का जो परसेंटेज एस करेक्टर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, 33.3% हो गया। इसी तरह से अगर मेरे पास कोई एटम A है तो यहाँ का जो परसेंटेज, आपका जो A एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो मेरे पास sp है, वो मेरे पास sp है, इस वजह से यहाँ का जो परसेंटेज एस करेक्टर वो मैक्सिमम है। कुल मिला के अगर मैं A B और C की बात करूँ तो तीनों के पास माइनस आई इफेक्ट होगा, मगर हाँ सबसे कम माइनस आई इफेक्ट C का होगा, उससे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट B का होगा और उससे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट A का होगा। मतलब कुल मिला के ये मेरे पास बढ़ेगा
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। कुल मिला के जिस एटम पर परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा हो जाता है वहाँ का माइनस आई करेक्टर भी बढ़ जाता है। जैसे मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में लगाता हूँ, मैंने एक स्टार मैंने बना दिया यहाँ। देखिए मैंने कोई कार्बन की चेन ली, मैंने कार्बन की चेन यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर इसके बगल में मैंने फिर एक कार्बन की चेन ली, फिर एक कार्बन की चेन, मगर यहाँ पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, अब इतने सिस्टम के माइनस आई इफेक्ट की बात चल रही है और यहाँ पर इतने सिस्टम के माइनस आई इफेक्ट की बात चल रही है। समझिएगा जरा, है ना, थोड़ा पॉइंट समझिएगा, बेसिक फंडामेंटल है। IIT जी वाला भी देख सकता है, वॉच कर सकता है बहुत आराम से। नीट वाला तो देखेगा और किसी और को पढ़ाना हो वो भी देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर इसके माइनस आई इफेक्ट इस पर्टिकुलर ग्रुप के और इस पर्टिकुलर ग्रुप के अगर माइनस आई इफेक्ट की बात करने को कहेगा तो आप देखिए इस कार्बन पे चूंकि डबल बॉन्ड बना हुआ है तो जिस कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड बना होता है वो कार्बन आपका होता है sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है ना, और जिस कार्बन पे आपका ट्रिपल बॉन्ड बना होता है वो कार्बन आपका होता है sp हाइब्रिडाइज। कुल मिला के ये जो कार्बन है इस पर जो s परसेंटेज अगर मेरे को कोई कहेगा तो मैं बताऊंगा 33.3%। ठीक है, और ये जो कार्बन एल्काइन वाला कार्बन, दिस द एल्काइन वन, इज एस परसेंटेज इज 50%। इसका मतलब जो एल्काइन वाला जो है इसका जो माइनस आई इफेक्ट है, और जो एल्कीन का माइनस आई इफेक्ट है, इन दोनों में मेरे पास एल्काइन वाले का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है। इसका मतलब अगर कोई कार्बन ऐसा है, अगर आप सीधे पॉइंट की बात करें, कार्बन विद sp हाइब्रिडाइजेशन हैज़ मोर आई इफेक्ट। क्या कहा मैंने? कार्बन विद sp हाइब्रिडाइजेशन इज मोर आई इफेक्ट in compare to carbon with is sp2 hybridized is more than carbon is sp3 hybridization। यानी ये मेरे पास माइनस आई इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये बात क्लियर है आपके पास? मेरे पास अगर कोई ऐसा कार्बन है या कोई दूसरा एटम हो सकता है जहां पर ये ऑर्डर चल सकता है। ठीक है, फिर से समझिए, मोस्टली कार्बन पे ये तीनों देखने को मिल जाते हैं, sp sp2 sp3। तो अगर एनी वन कार्बन एटम विद sp हाइब्रिडाइज इज सोर्स मैक्सिमम आई इफेक्ट, कार्बन विद sp2 इज माइनस आई, थोड़ा सा इसका कम हो जाता है, और कार्बन विद sp3 थोड़ा सा इसका माइनस आई और भी कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। फिर यहाँ पर एक मैं क्वेश्चन इस तरह से, एक और क्वेश्चन पहले मैं अप्लाई कर देता हूँ, क्वेश्चन थर्ड साथ है, अपना देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं अप्लाई कर देता हूँ, इसका नहीं है, अलग टाइप का है, कि मेरे पास एक क्वेश्चन पूछा गया, मेरे पास एक ग्रुप दिया है CI3, फिर मेरे पास एक ग्रुप दिया है CCl3, मेरे पास एक ग्रुप है CF3। क्वेश्चन है, इसका नहीं है, वो आगे अप्लाई करूंगा मैं। क्वेश्चन ये है कि भाई इन तीनों में से किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है। ठीक है, मेरे पास एक पर्टिकुलर ग्रुप कहीं पर, भाई कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो ये कहीं अटैच्ड होगा। ठीक है ना, तो इन तीनों ग्रुप्स में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखिए इस वाले कार्बन पे आपने माइनस आई इफेक्ट का डिटेल पढ़ा था, तो उसमें आपको अगर सीक्वेंस अगर आप नहीं पढ़ के बैठेंगे तो मैं आपका कोई लेक्चर में सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको डिटेल्ड एजुकेशन विद नॉलेज चाहिए, आपको ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस अच्छे से अभी हिट करने हैं या अभी जो भी टॉपिक के क्वेश्चन हिट करने हैं, उसके लिए आपको ये वीडियो डिटेल में देखना पड़ेगा, को पढ़ना पड़ेगा। तो फ्लोरीन की मैंने जो माइनस आई इफेक्ट है वो ज़्यादा बताया था इन कंपेयर टू क्लोरीन, और क्लोरीन से ज़्यादा मैंने बताया था आयोडीन का। तो यहाँ 3 फ्लोरीन्स हैं, यहाँ 3 क्लोरीन्स हैं, यहाँ 3, यानी कुल मिला के मेरे पास सबसे कम जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो CI3 का होगा, उससे ज़्यादा जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो CCl3 का होगा, और उससे जो ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा वो CF3 का होगा। ये मेरे पास बनेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। ये एक क्वेश्चन था जो मैंने जनरलाइज आपको ये पढ़ा दिया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की। मतलब मेरे को अब जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसको अप्लाई करना है, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, हेडिंग डाल दीजिए एप्लीकेशन ऑफ
इंडक्टिव इफेक्ट दोनों एप्लीकेशंस में आएंगे। माइनस आई का भी अप्लाई करना है और प्लस आई का भी मेरे को करना है। तो अब मेरे को एप्लीकेशंस पढ़ लेने हैं कि मेरे पास जो इंडक्टिव इफेक्ट है उनके भाई मेरे पास एप्लीकेशन। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है नीट हो गया जी, वो सब में होता है। पहला पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। पहला पॉइंट डाल दीजिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। आप पहला पॉइंट डाल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन क्या होता है आपको जानकारी में है, अगर नहीं है तो देखिए। अगर किसी कार्बन पे मोस्टली 3 बॉन्ड बने हैं और यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ऐसे स्पेसीज को हम लोग बोलते हैं, ये एक प्रकार का इंटरमीडिएट है जो रिएक्शंस के बीच में बनता है। ठीक है, तो ये कार्बोकैटायन है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कहीं पर अगर आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ कि कहीं पर इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी है और यहाँ पर कोई अगर पर्टिकुलर ग्रुप लग करके उसके इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी को पूरा करता है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर लग जाते हैं यहाँ, मतलब अगर यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर यहाँ लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे पास इसकी जो स्टेबिलिटी वो बढ़ जाएगी। भाई देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉनों की मेरे पास कमी है। ठीक है, और अगर यहाँ पर लगे हुए ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हुए तो जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ की कमी को यहाँ पूरा करने के प्रयास किया जा रहा है, और अगर कमी को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी क्या हो रही, बढ़ रही है। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से होते हैं, मेरे पास प्लस आई वाले। मतलब कुल मिला के कहना ये चाहते हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है, कि स्टेटमेंट आप दिमाग में रख सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन is directly proportional to plus I effect and inversely proportional to माइनस आई इफेक्ट। आप इस स्टेटमेंट के थ्रू अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, कुल मिला के अगर वहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगे हैं, मतलब प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके यहाँ की जो डिफिशियंसी है उसको कम कर देंगे और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। अच्छा, अगर यहाँ माइनस आई ग्रुप लगा दिया आपने, जो 3 बॉन्ड बने हैं, अगर आपने यहाँ पर माइनस आई लगा दिया तो वो ऑलरेडी माइनस आई वाले हैं, वो इलेक्ट्रॉन और विड्रा कर लेंगे और अधिक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। जितना ज़्यादा पॉजिटिव बढ़ता जाएगा उसकी डिफिशियंसी बढ़ती जाएगी। अगर आपके पास कोई कमी है वो बढ़ती चली जा रही है, तो आप स्टेबल नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप क्या हो रहे हैं, अनस्टेबल हो रहे हैं। मतलब सीधा सा स्टेटमेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली, मतलब क्या जितने प्लस आई ग्रुप वहाँ ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा, और जितने ज़्यादा माइनस आई के लग जाएंगे, मैं आपको प्लस आई के ग्रुप भी बता चुका हूँ और मैं आपको माइनस आई के ग्रुप भी बता चुका हूँ, उनका सीक्वेंस भी बता चुका हूँ। जैसे मान लो मेरे पास पहला एग्जाम्पल है, पहले मैंने कार्बोकैटायन सिंपल सा, मैं सिंपल बेसिक से स्टार्ट करूँगा, कठिन तक आगे चला जाऊँगा, मगर हाँ नीट और ITG वाले बच्चे दोनों स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। गुड लेक्चर्स हैं, एप्लीकेशंस बेसिक सही बताया जाएगा, सब कुछ परफेक्ट है। देखिए सी पर मैंने यहाँ पर 3H लगा लिए और यहाँ पर मैंने कर दिया पॉजिटिव, दिस इज द मेथिल कार्बोकैटायन और 0 डिग्री कार्बोकैटायन। फिर मैंने क्या करा है, सी पर यहाँ पर H लगाया, यहाँ H लगाया और इस जगह मैंने एक मेथिल लगा दिया और यहाँ मेरे पास पॉजिटिव, तो ये 0 डिग्री का है, ये मेरे पास 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। ठीक है भाई, अब मैंने पास क्या करा, मैं धीमे धीमे डिग्री बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सी पे यहाँ मैंने मेथिल कर लिया, सी पर मैंने यहाँ मेथिल अप्लाई कर दिया, सी पर यहाँ मैंने H कर दिया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज द 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लास्ट वन बनाऊँगा 3rd डिग्री। तो सी पर यहाँ मैंने मेथिल कर लिया, सी पर यहाँ भी मैंने मेथिल कर लिया, सी पर यहाँ भी मैंने मेथिल कर लिया और दिस इज द पॉजिटिव वन और ये 3rd डिग्री। अब पूछ रहा भाई इन चारों कार्बोकैटायंस में से सबसे अधिक स्टेबल कार्बोकैटायन मेरे पास कौन सा है। ठीक है, कि कौन सा मेरे पास स्टेबल हो। तो देखिए यहाँ पर तो किसी प्रकार का कोई ग्रुप नहीं लगा है, ना प्लस आई ना माइनस आई, H जो है उसका और सी का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर। हाँ मेथिल आपको बताया गया था प्लस आई में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्लस आई का एक ग्रुप अटैच्ड हो गया। मैंने बताया कि जितने ज़्यादा वहाँ प्लस आई के ग्रुप बढ़ते जाएंगे
उतना स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पर देखिए दोनों मिलके इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, ये जो मेथिल लगा है ये भी प्लस आई का है और ये जो मेथिल लगा है ये भी बेटा प्लस आई का है, तो दोनों ही मेथिल मेरे पास प्लस आई के हो गए, तो 2 मेथिल आई हो गए तो प्लस आई के हो तो स्टेबिलिटी और बढ़ेगी। और इस वाले लास्ट वन में तो आपके तीनों एल्काइल ग्रुप्स हो गए, तीनों ही कहीं ना कहीं प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। इस वजह से जो मेरे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर बनेगा, सबसे कम स्टेबिलिटी 0 डिग्री की होगी, मतलब मेथिल कार्बोकेटाइन, उसके बाद 1 डिग्री की होगी, उसके बाद 2 डिग्री की होगी और उसके बाद 3rd डिग्री की होगी। ये मेरे पास हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। अभी मैं यहाँ पर रेजोनेंस, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर बेंजिल कार्बोकेटाइन वगैरह, एलिल कार्बोकेटाइन वगैरह, नहीं, तो अभी हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को ही अप्लाई कर रहे हैं, अभी हम मेसोमेरिक इफेक्ट की तरफ नहीं गए, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये मेरे पास इसका परफेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। और मेरे पास देख लेते हैं, एक तो एग्जाम्पल्स हैं जो अच्छे अच्छे हैं जिसमें आपको डाउट क्रिएट हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा, मेरे पास एक नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए मेरे पास क्या है, सी पर मैंने यहाँ एच करा, यहाँ एच करा, यहाँ एच करके यहाँ पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। उसके बाद सी बनाया, मगर इधर मैंने CF3 कर दिया, मैंने क्या कर दिया, CF3 कर दिया, इधर भी मैंने CF3 कर दिया, इधर भी मैंने CF3, एक कार्बन छोड़ के 3 F लगा दिए, प्लस कर दिया। फिर अगले वाले में मैंने क्या करा, C पे CCl3 कर दिया, फिर मैंने CCl3 कर दिया, फिर मैंने CCl3 कर दिया, फिर मैंने पॉजिटिव कर दिया। और लास्ट वाले में मैं करूँगा यहाँ पे CI3 कर दूंगा, इधर भी मैं CI3 कर दूंगा, इधर भी मैं CI3 और फिर वहाँ पर प्लस कर दूंगा। अब पूछ रहा भाई ये जो 4 कार्बोकेटाइन है इनकी भाई स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दीजिए, ठीक। पहला वाला मेथिल है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे 0 डिग्री हमेशा अनस्टेबल हो जाता है, ऐसा थोड़ा नहीं है, यहाँ पे ये 0 डिग्री का, ठीक। मगर देखिए ये जो CF3 ग्रुप है लगा है, ये जो CF3 ग्रुप लगा है या ये जो CF3 ग्रुप लगा है, ये तीनों के तीनों -I इफेक्ट शो करते हैं। और मैंने कहा आपसे, आप इस चीज़ को क्यों भूल जाते हैं कि अगर -I ग्रुप लगेगा तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के इन्वर्सली होता है। प्लस जितना स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप होगा, जितना स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप होगा उतनी ज़्यादा वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ कर देगा, उतनी ज़्यादा वो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज़ कर देगा। तो अभी मैंने देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन, अभी इसी पेज में हूँ मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर एक ऑर्डर देख सकते हो, मैंने लिखवाया था कि CF3 इज द मोर पावरफुल -I इफेक्ट। CCl3 के पास थोड़ा -I कम होता है और मेरे पास जो CI3 है उसके पास -I और कम होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए इन तीनों में, जैसे यहाँ पर आप देखें सारे के सारे, आप देखिए सब इक्विवेलेंट लगे हैं, ये भी CCl3 है, CCl3 है, CCl3 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं CI3 है, CI3 है, CI3, मतलब संख्या सबकी इक्वल है। यहाँ भी संख्या में 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। और मैं बता के आया हूँ यहाँ पर भी -I इफेक्ट लगे हैं और यहाँ पर भी लगे हैं -I इफेक्ट। और मैंने बताया आपसे कि जितना ज़्यादा मेरे पास -I इफेक्ट का एक्सटेंट बढ़ेगा उतनी स्टेबिलिटी आपकी डिक्रीज़ होने वाली, उतनी स्टेबिलिटी आपकी डिक्रीज़, यानी कुल मिला के ये 3 तो भाई इससे कम स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि इन तीनों में जो इफेक्ट लग गया है वो -I का लग गया है। तो कुल मिला के इन चारों में सबसे ज़्यादा जो स्टेबल आएगा, इन चारों में सबसे जो ज़्यादा स्टेबल आएगा वो मेथिल कार्बोकेटाइन आ जाएगा, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का -I ग्रुप नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का -I ग्रुप नहीं है। इस वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबल तो यही वाला हो जाएगा, ठीक है। उससे जो कम स्टेबल है भाई, चूंकि यहाँ पर ये -I इफेक्ट है, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे जो -I इफेक्ट लग रहा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इस वजह से ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। यानी सबसे कम स्टेबल कौन सा है, C पे मेरे पास CF3, C पे मेरे पास CF3, C पे मेरे पास CF3, सबसे कम स्टेबल मेरे पास यही वाला कार्बोकेटाइन है, ठीक है। उसके बाद कौन सा होगा, क्लोरीन वाला हो जाएगा, C पे मेरे पास CCl3 है, उसके बाद मेरे पास CCl3 है, उसके मेरे पास CCl3 है, थोड़ा ज़्यादा स्टेबल ये वाला हो जाएगा। और उससे थोड़ा ज़्यादा स्टेबल जिसके पास -I पावर काफ़ी कम है तो C है, C पे मेरे पास CI3 है, मेरे पास CI3 है, मेरे पास CI3 है और यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये मेरे पास बनेगा इन सभी का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
स्टेबिलिटी का ऑर्डर। बात समझ में आ गई? तो ये तो मेरे पास यहाँ तक की वर्किंग हो गई, ठीक है। अब आता हूँ मैं अपने नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज खोल लेता हूँ अपना। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये पहला पॉइंट तो हो गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। मेरे पास जो पहला पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का हो गया, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, अब मैं बात करता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन। फिलहाल अभी इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं। इतनी बात आपको क्लियर है कि मैंने कहाँ तक की बात कर ली है? मैंने बात कर ली है। आप देखिए वीडियो लेक्चर्स ज़्यादा होंगे, आप डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो लेक्चर मेरे छोटे छोटे होंगे, आराम से आप पढ़ पाएंगे। आपका 20 मिनट का कोई होगा, कोई 25 मिनट का होगा, मगर डिटेल्ड वीडियो होगा, समझाई जाएगी बात पूरी। शॉर्ट टिक्स के भरोसे आप ज़्यादा मत रहिए, ताकि आप क्वेश्चंस भी साथ में कराऊंगा। और अभी मैं नीट लेवल्स के और IIT जी लेवल्स के क्वेश्चन भी सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। मैं लेक्चर अभी क्लोज करता हूँ, ठीक है भाई।